TY BCom Advanced Accounting Semester 6th Unit 1 Final Accounts of Cooperative Societies। इस प्रेजेंटेशन में मैं डॉक्टर शकीब अहमद, असिस्टेंट प्रोफेसर इन कॉमर्स, MGV's आर्ट्स कॉमर्स एंड साइंस कॉलेज मालेगांव सिटी, आपको वेलकम करता हूं। आज का ये जो प्रेजेंटेशन है, यहाँ पर हम फाइनल अकाउंट्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी का एक इंट्रोडक्शन स्टडी करने वाले हैं। इसके बाद फिर फर्दर लेक्चर्स में हम फॉर्मेट्स देखने वाले हैं। तो फाइनल अकाउंट्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज अंडरस्टैंड करने से पहले सबसे पहले हम ये समझेंगे कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज क्या होती है। सो बेसिकली कोऑपरेटिव मींस वर्किंग टुगेदर फॉर कॉमन पर्पस। तो जहां पर सिमिलर क्लास ऑफ पीपल्स एक साथ मिलकर कुछ ऐसा वर्क करते हैं, कुछ ऐसा काम करते हैं फॉर देयर वेलफेयर पर्पस। अगर कुछ ऐसा काम करते हैं, कॉमन पर्पस है यहां पर उनका, जैसे टीचर्स की एक एसोसिएशन हो सकती है, टीचर्स की एक कोऑपरेटिव सोसाइटीज हो सकती है, एग्रीकल्चरिस्ट की एक कोऑपरेटिव सोसाइटीज हो सकती है, वैरायटी ऑफ जो फ्लैट्स वगैरह के सिस्टम्स में रहते हैं तो उनकी हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज हो सकती है। सो वैरायटी ऑफ, यहाँ पर इनके पर्पसेस कॉमन है, यहाँ पर इनका जो एम है, पर्पस है, वो कॉमन है और ये सिमिलर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। यहाँ पर जो बेसिक पर्पस है इस कोऑपरेटिव सोसाइटी को फॉर्म करने का, उनका एम होता है सेल्फ हेल्प एंड सेविंग्स, दैट इज विल बी आल्सो टर्म्ड एज ए थ्रिफ्ट। तो सेल्फ हेल्प करना, अपनी मदद आप करना, और सेविंग करना, बचत करना, ये मेनली इनका पर्पस होता है, ये मेनली इनका ऑब्जेक्ट होता है कोऑपरेटिव सोसाइटीज का। यहां पर इनका जो पर्पस है वो प्रॉफिट अर्निंग नहीं होता। कोऑपरेटिव सोसाइटीज डोंट वर्क फॉर प्रॉफिट अर्निंग। यहां पर ये भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करती है। दीज आर नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न। आपने इससे पहले नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न स्टडी किया है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज अदर देन नॉट फॉर प्रॉफिट, दे अर्न प्रॉफिट, दे डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट। नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न्स प्रॉफिट बांटती नहीं थी, डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती थी, अर्न करती थी बट डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती थी। बट यहां पर ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज प्रॉफिट अर्न करेगी और डिस्ट्रीब्यूट भी करेगी। तो यहां पर अगर ये सोसाइटीज, जो भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज फॉर्म होगी, अगर ये अपने प्रॉफिट को अर्न करती है, एंड इंटेंशन टू अर्न प्रॉफिट, बहुत ज्यादा इनको मुनाफा कमाना ऐसा इनका पर्पस नहीं होता, बट दे अर्न प्रॉफिट एंड दे डिस्ट्रीब्यूट इट ऑल्सो। वो अर्न भी करते हैं और डिस्ट्रीब्यूट भी करते हैं। यहां पर जो रूल होता है वन मैन वन वोट, नॉट द बेसिक ऑफ शेयर होल्डिंग। तो बेसिस ऑफ शेयर होल्डिंग पर नहीं होता, वन मैन वन वोट होता है। एक पर्सन को एक ही वोटिंग राइट होता है। जितने भी नंबर ऑफ शेयर्स, अगर मोर देन वन शेयर भी अगर एक पर्सन होल्ड करता है तो उसको एक से ज्यादा वोटिंग राइट नहीं होता। उसको वन मैन वन वोट, यहाँ पर ये सिस्टम है। तो ये वोटिंग एक ही पर्सन कर सकता है। उसके पास अगर नंबर ऑफ शेयर्स ज्यादा भी हो तो ही कैन वोट वन। कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बारे में बेसिक जो था वो आपने इससे पहले कई सब्जेक्ट्स में स्टडी किया हुआ है, तो बहुत ज्यादा हमको उसके डिटेल में नहीं जाना है। हमको उनके अकाउंट्स पर मेनली फोकस करना है। कोऑपरेटिव सोसाइटी अपने अकाउंटिंग किस तरह से करती है, अकाउंट्स पर मेनली हमको फोकस करना है। बट एक इंट्रोडक्टरी पार्ट के तौर पर यहाँ पर मैं आपको ये बेसिक्स बता रहा हूँ। इंडिया में कोऑपरेटिव लेजिस्लेशंस जो है, कोऑपरेटिव एक्ट्स जो बने, तो वो सबसे पहला जो एक्ट बना वो 1904 में बना, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज एक्ट। इट विल बी इन 1904। सेकेंड जो एक्ट बना दैट विल बी कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912। ये एक्ट काफी दिनों तक चला और ऑल ओवर इंडिया सोसाइटीज को ये एक्ट गवर्न करता था, कंट्रोल करता था। उसके बाद महाराष्ट्र, एज फार एज महाराष्ट्र इज कंसर्न, द महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट वाज लॉन्च्ड इन 19 और इनेक्टेड इन 1960। तो 1960 से फिर ये महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट ही है जो आगे अभी यहाँ पर कोऑपरेटिव मूवमेंट को, कोऑपरेटिव सोसाइटीज को गवर्न करने का काम करता है। लास्ट जो एक्ट है दैट विल बी महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटीज रूल्स। तो एक्ट जो है बेसिकली, एक्ट जो है उसमें बहुत सारी बातें, जो फॉर्मेट्स वगैरह जो होते हैं, इट विल बी इन रूल्स। तो एक्ट एंड रूल्स वर्क टुगेदर। तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट विल बी इन 1960 और 61 में जो है उसके रूल्स बने। बहुत सारे जो फॉर्मेट्स वगैरह हम स्टडी करते हैं वो रूल्स के अंडर हम स्टडी करते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटीज की ऐसे तो कई टाइप है, वैरायटी ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज है, बट आपके स्टडी में यहां पर सिर्फ दो ही टाइप ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज में हम डील करेंगे। एक कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी, दैट विल बी अ ट्रेडिंग कंसर्न। कंज्यूमर, हमारे लिए यहां पर ये समझना बहुत जरूरी है कि ये जो दो टाइप है इसमें डिफरेंस क्या है, क्योंकि उसके बेस पर हम आगे अकाउंटिंग के लिए प्रोसेस करने वाले हैं। तो कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो है इट इज अ ट्रेडिंग कंसर्न, ये एक ट्रेडिंग कंसर्न है। यहां पर ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ये कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो है
ये ट्रेड करती है। जैसे एक एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव सोसाइटी है जो अपने एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को सेल करने का काम करते हैं, बेचने का काम करते हैं। तो ये जो कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटीज है ये रेगुलर ट्रेड करने का काम करते हैं, रेगुलर बिजनेस करने का काम करती है। और सेकंड जो है वो क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज। क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज आर नथिंग बट जस्ट लाइक वर्किंग जस्ट लाइक एज अ बैंक। तो अगर मानकर चलते हैं कि भाई टीचर्स की एक क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी है, तो इन बिटवीन वो क्या करेंगे, सेविंग्स करेंगे और उस सेविंग्स को एज ए लोन वो ग्रांट करेंगे। डेफिनेटली सेविंग पर एक नॉमिनल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट देंगे और जो लोन वो ग्रांट करेंगे उस पर इंटरेस्ट लेंगे, तो जो डिफरेंस है दैट विल बी देयर इनकम। तो कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटीज ऐसी कोऑपरेटिव सोसाइटी जो किसी भी तरह की ट्रेडिंग एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, और क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज ऐसी सोसाइटीज जो कर्जे का व्यापार करती है, कर्ज लेन देन का बिजनेस करती है। लास्ट आपने बैंकिंग कंपनीज अकाउंट स्टडी किया हुआ है लास्ट सेमेस्टर में। ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज, इट विल बी मच मोर लाइक दैट। वो बिल्कुल उसी तरह से, उसी सिस्टम से है। नाउ एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर अब जो हमको स्टडी करना है, ये जो कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी और क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, व्हाटएवर बी द टाइप ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज, इनके जो अकाउंट्स होंगे, इनके जो फाइनल अकाउंट्स हम प्रिपेयर करने वाले हैं, डेफिनेटली इट विल बी इन अ फॉर्मेट। तो वो जो फॉर्मेट है फाइनल अकाउंट्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी का, वो फॉर्म एन, रूल 62 के फॉर्म एन में दिया हुआ है। तो यहाँ पर प्रिस्क्राइब्ड रूल जो है फॉर्म एन है, रूल 62(1) के तहत ये अकाउंट्स इनके प्रिपेयर होंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड तो प्रिपेयर होगा ही होगा, ट्रेडिंग कंसर्न हो तो भी वो प्रिपेयर करेगी, और बैंक्स वगैरह है तो भी वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करेगी। ट्रेडिंग कंसर्न जो है, वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रेडिंग कंसर्न जो एक एडिशनल अकाउंट प्रिपेयर करेगी, दैट विल बी अ ट्रेडिंग अकाउंट। तो यहाँ पर ट्रेडिंग अकाउंट के लिए कोई फॉर्मेट नहीं है, कोई प्रोफॉर्मा नहीं है, बट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो हम प्रिपेयर करेंगे उसका एक फॉर्मेट है जो अगले लेक्चर्स में हम डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट जो है बैलेंस शीट है। तो ये जो दो अकाउंट्स है, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट, कंज्यूमर कोऑपरेटिव में भी होगा, क्रेडिट कोऑपरेटिव में भी होगा, और ट्रेडिंग अकाउंट एक एडिशनल अकाउंट होगा कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटीज में। अलोकेशन ऑफ प्रॉफिट ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज किस तरह से करती है, तो 12% से ज्यादा वो डिविडेंड नहीं डिस्ट्रीब्यूट कर सकती। अगर 12% से ज्यादा अगर वो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करती है, इट मींस मोर देन 15% वो डिविडेंड दे सकती है, बट उसके लिए स्पेशल परमिशन रिक्वायर्ड है और वो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है। आउट ऑफ प्रॉफिट अलोकेट किस तरह से होगा ये मेनली हम डिस्कस कर रहे हैं। Every profit earning cooperative society must transfer 25% of net profit to reserve fund, specific reserve fund। तो ये जो स्पेसिफिक रिजर्व फंड, जैसे बैंकिंग कंपनीज में 20% का ट्रांसफर था, यहाँ पर 25% ऑफ प्रॉफिट ट्रांसफर है। प्रॉब्लम वो गाइड करेगा, प्रॉब्लम अगर वो बताएगा देन डेफिनेटली वी विल डू दैट। तो ये 25% ऑफ प्रॉफिट विल बी ट्रांसफर टू दिस फंड मेनली। दूसरे और बहुत सारे अदर फंड्स वो प्रिपेयर कर सकती है। ये अदर फंड्स में उनके डेवलपमेंट फंड हो सकते हैं, बिल्डिंग फंड हो सकते हैं, किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए वो फंड्स बना सकती है। तो ये जितने भी फंड्स वो प्रिपेयर करेगी, एडिशनल फंड्स वो जो बनाएगी, वो एज पर देयर रिक्वायरमेंट वो प्रिपेयर कर सकती है। तो प्रॉफिट इस तरह से कोऑपरेटिव सोसाइटीज अलोकेट करती है, डिस्ट्रीब्यूट करती है। फाइनल अकाउंट का जो प्रोफॉर्मा है, नॉर्मली हमने बैंकिंग कंपनी में एक वर्टिकल फॉर्मेट स्टडी किया था, यहां पर रेगुलर हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो प्रिपेयर होगा वो इस तरह से एक हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में प्रिपेयर होगा। प्रीवियस ईयर कॉलम, एक्सपेंडिचर करंट ईयर कॉलम, प्रीवियस ईयर कॉलम, इनकम करंट ईयर कॉलम। ये जो प्रीवियस ईयर अमाउंट का कॉलम है, ये डेफिनेटली हमारे पास प्रीवियस ईयर की डिटेल्स अवेलेबल नहीं होगी, इसलिए ये ब्लैंक होगा। बट करंट ईयर वाला अमाउंट का कॉलम, डेफिनेटली ये करंट ईयर वाला अमाउंट का कॉलम हमारे यूज का होगा। एक एडिशनल कॉलम हमको इसमें प्रिपेयर करना पड़ेगा कुछ इंटरनल वर्किंग के लिए। एक्सपेंडिचर एक फिक्स सीक्वेंस में है, इनकम एक फिक्स सीक्वेंस में है। नेक्स्ट आगे अब मैं जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डिस्कस करूंगा फॉर्मेट, तो उसमें मैं आपको काफी डिटेल में वो बताऊंगा कि कौन कौन से हैं, नॉर्मल एक्सपेंसेस हैं, उनके मीनिंग्स क्या है और आगे हम उसको किस तरह से यूज करेंगे। जस्ट लाइक बैलेंस शीट भी हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में ही है, वर्टिकल फॉर्मेट नहीं है। तो प्रीवियस ईयर कॉलम के जो प्रीवियस ईयर के लाइबिलिटीज और एसेट्स के कॉलम है, यहाँ पर नहीं हमारे यूज के होंगे, बट लाइबिलिटीज और एसेट्स के करंट ईयर के कॉलम्स डेफिनेटली हमारे यूज के होंगे। ये फॉर्मेट्स को हमको अच्छे से स्टडी करना है, क्योंकि फॉर्मेट बेस्ड अकाउंटिंग है, उसी तरह से स्पेसिफिक वे में हमको रिकॉर्डिंग करना है। तो इस तरह से हम आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। आई होप आज का ये जो प्रेजेंटेशन था, जिसमें मैंने कोऑपरेटिव का एक सिंपल सा इंट्रोडक्शन दिया, वो आपको क्लियरली अंडरस्टैंड हुआ होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।